हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे और राजनीति विज्ञान में हम लोग आज मौलिक अधिकार, जिसे आप लोग मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जानते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे देश की सरकार ने हम लोगों को बहुत सारे मौलिक अधिकार प्रदान किए हुए हैं। ये मौलिक अधिकार हमारे देश की सरकार ने कहाँ से प्राप्त किए, किसने बनाया, ये कहाँ से लिया गया है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, इन मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, या इसमें कितने बार संशोधन किए जा चुके हैं, इन सारी बातों को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं और इनको न प्राप्त होने पर, न देने पर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखा जाए। देखिए आज की क्लास का जो टॉपिक है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहते किसे हैं, इसको देख लिया जाए। जैसे देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था, देखिए मौलिक अधिकार प्रदान कहाँ किए जाते हैं, ऐसी देश की सरकारें जहां पे सरकार लोकतांत्रिक होती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती हैं वहां पे वहां के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है। तो मौलिक अधिकार कहते किसे, देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। ठीक है, ये ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी भी देश के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए बहुत ही अनिवार्य होते हैं। इन अधिकारों को राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त, यानी ये ऐसे अधिकार होते हैं कि जिसको न मिलने पर, जिसको न दिए जाने पर आप न्यायपालिका के पास जा सकते हैं और न्यायपालिका आपको इसको प्रदान करने के लिए सरकार को आदेश दे सकती है, निर्देश दे सकती है। ठीक है, ये ऐसे अधिकार हैं, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है। अब देखिए, ये अधिकार जो है अपने देश के संविधान में संविधान निर्माताओं के द्वारा कहां से लिए गए। तो देखिए, ये अधिकार जो है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यानी ये सबसे पहले अमेरिका की सरकार के द्वारा अपनाया गया था, यानी वहां के संविधान में इसको बनाया गया था, शामिल किया गया था और उसी को अपने देश के संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान निर्माण के समय भी शामिल किया। ठीक है, अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्तियों के भौतिक यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक। ठीक है, यानी ये देखिए किसी भी व्यक्ति के विकास के हर क्षेत्र में बहुत जरूरी होते हैं। फिर देखिए, मौलिक अधिकार देश में लोक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। यानी किसी देश में जो कानून है उनसे कैसे लोगों को सुरक्षा मिलेगी, कैसे लोग उस कानून में आसानी से रह पाएंगे, कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, ये सारी चीजें भी मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। अपने देश के संविधान में देखिए मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में दिया गया है। यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक जो भी प्रावधान है भाग 3 में अपने देश के संविधान से रिलेटेड, वो सब कहलाते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण भी दिया गया है। ठीक, अब देखिए जो अपने देश के संविधान का भाग 3 है उसे देखिए भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी अपने देश के संविधान के भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। यानी मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार। मैग्ना कार्टा शब्द जो देखिए फ्रांसीसी शब्द होता है,
ठीक है, इस शब्द को ब्रिटेन की सरकार ने अपनाया, अमेरिका की सरकार ने अपनाया और हमारे देश में भी इसको इसी नाम से कहा जाता है। ब्रिटेन में देखो जो संविधान है उसमें बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यानी ब्रिटेन के संविधान में जो बिल ऑफ राइट्स है उसी को मौलिक अधिकार के नाम से जाना। देखिए, मूल अधिकार इसलिए मौलिक अधिकार हैं क्योंकि इनके हनन की दशा में सीधे उच्च न्यायालय यानी अनुच्छेद 226 के तहत एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत अपील की जा सकती है। ये मौलिक अधिकार, मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनका उल्लंघन किए जाने पर आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे अधिकार हैं। अब देखिए, जब हमारे देश का संविधान बना था तो हमारे देश के संविधान में प्रारंभ में मौलिक अधिकार जो थे वो 7 थे, यानी इनकी संख्या कितनी थी? 7। वो कौन कौन से थे? देखिए, जो सबसे पहला मौलिक अधिकार था उसको कहा जाता है समता का अधिकार। यह अधिकार देखिए अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया, यानी 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है उसे स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है, यह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसके बाद जो तीसरा मौलिक अधिकार है उसे शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है, यह अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अगला जो मौलिक अधिकार है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका उल्लेख देखिए अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अगला जो मौलिक अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, इसको देखिए अनुच्छेद 29-30 में वर्णित किया गया है। इसके बाद देखिए संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में दिया गया। और 7वां जो मौलिक अधिकार था वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जाना जाता है और इसे अनुच्छेद 32 में दिया गया। बाद में देखिए जब सरकार ने देखा कि इसमें से कुछ ऐसे अधिकार थे जो देश की सरकार को सुचारू रूप से सरकारी कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, तो उन मौलिक अधिकारों को इनकी श्रेणी से हटा दिया गया और उसको संविधान में किसी अन्य जगह पर डाल दिया गया और वो मौलिक अधिकार ना होकर संवैधानिक अधिकार के रूप में है। तो वो जो आपका मौलिक अधिकार था वो एक 6वां नंबर मौलिक अधिकार था जिसे संपत्ति के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और संविधान के किसी दूसरे जगह पे शामिल कर दिया गया। देखिए, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इससे हटा दिया गया और इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। यानी इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार में शामिल कर दिया। ठीक, अब देखिए जो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या 6 है। वर्तमान में जो है वो 6 है, यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ठीक है, आप देखिए एक एक करके सारे अनुच्छेद का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 12, वो देखिए क्या है कि अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। यानी इसमें यह बताया गया है कि राज्य किसे कहा जाता है या राज्य की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ देखिए देश का नाम नहीं लिया गया है, राज्य कहा गया बार बार। तो राज्य का मतलब होता है देश की सरकार, राज्य की सरकार और सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी सब जो होते हैं वो राज्य की श्रेणी में आते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। देखिए मैंने बताया कि देश की सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल और इन सब में कार्यरत जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 12 में यही बताया गया।
फिर देखिए अनुच्छेद जो 13 है उसमें कहा गया है, इसको देखिए दो भागों में बांट दिया गया, अनुच्छेद 13(1) और 2। तो उसमें देखिए जो अनुच्छेद 13(1) है इसमें कहा गया है कि आच्छादन का सिद्धांत बताया गया। आच्छादन का सिद्धांत होता क्या है? इसमें यह होता है कि अपने देश के संविधान बनने से पहले कुछ ऐसे नियम कानून थे जो अपने देश में शासन प्रशासन चलाने के लिए उपयोग किए जा सकते थे। क्योंकि आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि अपने देश में 1947 के बाद से कुछ ऐसे कानून थे जिनके आधार पर देश को चलाया जा रहा था। संविधान तो बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और इसको पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसे कानून थे जिसके आधार पर देश को चलाया जा रहा था। तो वही इसमें कहा गया है कि वो जो कानून होंगे, वो जो विधियां होंगी, वो मौलिक अधिकारों के द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होंगी, बल्कि मौलिक अधिकारों के द्वारा उनको आच्छादित कर लिया जाएगा। देखिए इसमें बताया गया कि इसके अनुसार संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों के असंगत होने के कारण पूर्णतः समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित कर ली जाती। देखिए ऐसे कोई कानून है, ऐसा कोई नियम है जो मौलिक अधिकारों का पूरी से मेल नहीं खा रहा है उनसे, तो उनकी जगह पर मौलिक अधिकारों को वरीयता दी जाती, इनको समाप्त नहीं किया जाता। ठीक, अगला देखिए जो अनुच्छेद 13(2) है। देखिए इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 13(2) कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा ऐसे किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया जाए अथवा उन्हें कम। अनुच्छेद 13(2) बता रहा है कि सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों को छीना जाए या उसे कम किया जाए। तो सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती। अब आइए देखिए जो समता का अधिकार है उसे राइट टू इक्वालिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो समता का अधिकार जो देखिए अनुच्छेद 14 से शुरू है और 18 तक है। तो सबसे पहले जो है विधि के समक्ष समता, इसका उल्लेख देखिए अनुच्छेद 14 में किया गया। इसमें देखिए बताया जाता है कि सरकार के समक्ष जितने भी नागरिक हैं सरकार के देश के, वो क्या होंगे, उनके लिए कोई भी कानून जो होगा एक समान होगा और उनके साथ जो न्याय किया जाएगा एक ही समान किया जाएगा। देखिए इसके अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। देखिए कोई भी व्यक्ति होता है जब कोई अपराध करता है तो देखिए देश का जो कानून होता है उस अपराध से संबंधित वो सब पर बराबर लागू होता है, चाहे वो छोटी जाति का हो, चाहे बड़ी जाति का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब, सबके ऊपर वो समान रूप से लागू हो। ठीक, अगला देखिए जो है अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 में देखिए क्या कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब कि अपने देश में रहने वाले नागरिकों के प्रति इन सब आधारों पर किसी भी प्रकार का विभेद कहीं आने जाने, रहने, पढ़ने, लिखने, इन सब में नहीं किया जाए। देखिए इसके अनुसार राज्य किसी धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी नागरिक को उपरोक्त आधार पर किसी भी स्थान पर जाने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकते। देखिए सामान्य स्थिति में इन सब आधारों पर कहीं आने जाने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन कुछ विशेष ऐसी परिस्थितियां होंगी या ऐसे स्थान होंगे जो महिलाओं के लिए होंगे या फिर बच्चों के लिए होंगे, तो वहां पर पुरुषों को जाने से रोका जा सकता है। ठीक है, या फिर किसी धर्म विशेष से संबंधित होंगे तो वहां पर भी उनको नहीं रोका जाएगा, केवल महिलाओं या बच्चों से संबंधित होंगे तभी रोका जाए। ठीक,
अब देखिए अगला जो है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में देखिए क्या बताया गया है। इसमें देखिए कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी जो सरकारी नियोजन, सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में जो है सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। इसका उल्लेख देखिए अनुच्छेद 16 में किया गया। देखिए राज्य के अधीन नियोजन में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता हो, यानी सभी लोगों को बराबर अवसर दिया जाएगा, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए इसमें अनुच्छेद देखिए 16(3) के अनुसार कहा गया है कि राज्य किसी विशेष पद हेतु नियोजन में किसी क्षेत्र विशेष में अधिवास को अर्हता के रूप में घोषित कर सकता है। कहा जा रहा है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्य को यह अधिकार दिया जाएगा कि कोई विशेष क्षेत्र है तो उसमें उस राज्य के निवासियों को वरीयता दी जाएगी। जैसे कोई आदिवासी क्षेत्र है या कोई धार्मिक या अल्पसंख्यक विभाग है तो उसमें वहां के लोगों को वरीयता दी जाए। अगला है अनुच्छेद 16(4). इसमें कहा गया है कि पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का उपबंध किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए उनको आरक्षण दिया जा सकता है। अब इसमें देखिए पिछड़े वर्ग कहाँ किसको जाएगा ये डिफाइन नहीं किया गया। ठीक, फिर देखिए जो अगला अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 16(5) है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि धार्मिक संस्था या संप्रदाय के किसी पद को उसी संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इसमें कहा जा रहा है कोई धार्मिक संस्था है और उसमें जो व्यक्ति अध्यक्षता करेगा या उसमें कार्य करेगा उसको उसी संप्रदाय के व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा। तो इस आधार पे भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है, लेकिन बाकी सामान्य परिस्थितियों में अलाउ नहीं। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 17। ये देखिए अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का निषेध करता है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि यह अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है। यानी कहा जा रहा है कि छुआछूत किसी भी आधार पर कोई व्यक्ति किसी के साथ नहीं कर सकता, यानी छुआछूत के आधार पर वो किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं कर सकता, उससे घृणा नहीं कर सकता, उसको अपने पास बैठने से मना नहीं कर सकता, कहीं आने जाने से मना नहीं कर सकता, कोई कार्य व्यवसाय करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, ये सारी बातें इस अनुच्छेद में बताई गई। इसको समाप्त करने के लिए देखिए अपने देश की संसद के द्वारा अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। बाद में इसको देखिए 1976 में परिवर्तन किया गया और इसका नाम बदल कर रख दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो यह नागरिकता जो नागरिकों के अधिकारों से संबंधित है उसका नाम रखा गया था अस्पृश्यता अधिनियम, बाद में इसको रख दिया गया नागरिक संरक्षण अधिनियम। ठीक, अब देखिए जो अगला अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 18 है। ये देखिए ये कह रहा है कि उपाधियों का अंत, यानी इसके तहत कहा जा रहा है कि सरकारें देश के लोगों को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगी। जैसे देखिए अंग्रेजों के जमाने में था कि वो लोग किसी को अलग अलग उनका नाम कुछ और होता था लेकिन वो उनको दूसरे तरीके से पुकारते, जैसे खान बहादुर, राय बहादुर, या फिर उनके जाति के नाम से। आजकल भी देखिए बहुत से लोग कुछ लोगों को उनके नाम से ना बुला के बल्कि उनकी जाति से पुकारते, जैसे यादव जी, दुबे जी, तिवारी जी, है ना। तो इस प्रकार से जो बुलाया जाता है, तो इस प्रकार का बुलाया जाना इस अनुच्छेद के तहत क्या है, पूरी तरह से निषिद्ध है। तो किसी को बिना मतलब की उपाधि आप नहीं देंगे, सरकार भी नहीं देगी, लोग भी नहीं देंगे। देखिए इसमें कहा गया अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इसके संबंध में देखिए निम्न प्रावधान है। कुछ ऐसी उपाधियां हैं जो दी जा सकती है। वो कैसी उपाधियां हैं? शैक्षिक उपाधि और सामरिक। सामरिक का मतलब होता है सैन्य उपाधि, जैसे बहुत सारे वीर चक्र, अशोक चक्र, है ना, ये सब दिए जाते हैं बहुत अपने देश के सैनिकों को, परमवीर चक्र,
तो इन सब चीजों को देना अलाउ है। उसके अलावा जो शैक्षिक उपाधियां होती हैं जैसे पीएचडी, स्नातक, परास्नातक, है ना, तो इस प्रकार की उपाधियां देना अलाउ है, बाकी किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है। देखिए, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा राज्य और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यानी सैन्य उपाधि और शैक्षिक उपाधि के अलावा दूसरी कोई उपाधि देना अलाउ नहीं। फिर देखिए, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, यानी देखिए भारत का नागरिक किसी दूसरे देश से भी कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। यदि वो स्वीकार करता है तो अपने देश की सरकार से उसे अनुमति लेनी होगी। ठीक, देखिए, यदि कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कहा मैंने ना कि अपने देश की सरकार से यानी राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, तब आप किसी भी प्रकार का लाभ का पद प्राप्त कर सकते हैं या कोई उपाधि प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। फिर देखिए, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद बिना राष्ट्रपति के सहमति के स्वीकार नहीं कर सकता। देखिए, ना कोई उपाधि प्राप्त कर सकता, न कोई भेंट प्राप्त कर सकता, ना कोई पद प्राप्त कर सकता है, जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं रहेगी तब तक नहीं। ठीक, अब आइए अगला अधिकार है जिसको हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से जानते हैं, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये देखिए, इन अधिकारों को देखिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इनके तहत क्या क्या कहा गया है इन सब चीजों को देख लें। देखिए, वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 के तहत किया गया। देखिए, यानी आपको बोलने का, अपने विचार प्रकट करने का, कोई व्यवसाय करने का, कहीं आने जाने का, ठीक है, सम्मेलन करने का, संगठन बनाने का, इन सब जो अधिकार है इसी के तहत दिया गया। देखिए, इस अनुच्छेद के दो भाग हैं। पहला भाग है खंड 1 जिसमें कहा गया है कि ये कौन कौन से अधिकार, यानी इसमें अधिकारों की घोषणा की गई, और दूसरे भाग में खंड 2 में देखिए यह बताया गया है कि इसकी क्या क्या मर्यादाएं हैं और इन पर क्या क्या रोक लगाया जा सकता है। ठीक, आप देखिए, इन अनुच्छेद 19 को देखिए 6 भागों में बांट दिया गया, यानी इस स्वतंत्रता के अधिकार को 6 भागों में 19 अनुच्छेद के तहत बांटा गया है, जिसमें देखिए कौन कौन से स्वतंत्रता अपने देश के नागरिकों को दी जाती है। देखिए, सबसे पहली जो स्वतंत्रता दी जाती है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, यानी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से कुछ भी विचार कर सकता है और अपने विचारों को लोगों के सामने प्रकट भी कर सकता है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता का देखिए सबसे अच्छा अगर इस्तेमाल कोई करता है वो मीडिया कर्मी होते हैं और फिर एडवोकेट यानी वकील होते हैं। बाकी लोग इन अधिकारों का उतना अच्छे तरीके से उपयोग नहीं करते। ठीक है, तो इसमें ये बात कही। उसके बाद देखिए जो दूसरा है वो कहा जाता है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार। इसका मतलब इसमें कहा गया है कि शांतिपूर्वक और शस्त्र रहित सम्मेलन आप कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का हिंसात्मक कार्य नहीं करेंगे और न लोगों के पास किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र। इसीलिए देखिए अपने देश में विभिन्न प्रकार की जब योजनाएं परियोजनाएं लाई जाती हैं तो लोग उसका विरोध करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन करना तभी अलाउ है जब वो हिंसात्मक नहीं। यदि वो हिंसात्मक होता है तो फिर देखिए सरकार उस पर एक्शन लेती है, लोगों को मारा पीटा जाता है। तो इस प्रकार से ये अलाउ है लेकिन शांतिपूर्ण। देखिए उसके बाद देखिए समुदाय अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसके तहत देखिए आप कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के संगठन अपने देश में कार्य करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप ही वो बने। जैसे देखिए विभिन्न प्रकार के महिलाओं से संबंधित संगठन है, विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित संगठन, जैसे देखिए रेलवे यूनियन, बैंक यूनियन, महिला यूनियन, है ना, बहुत सारे मजदूर यूनियन।
तो इस प्रकार के बहुत सारे संघ बनते हैं, जैसे देखिए छात्र संघ, स्टूडेंट यूनियन। तो उसी प्रकार से ये बनाने की स्वतंत्रता अपने देश के संविधान में दी गई है, इसलिए लोग बनाते हैं। अगला देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, यानी भारत का जितना बड़ा क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप कहीं भी बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं। इसी का परिणाम है कि देखिए, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए जाते हैं, व्यवसाय करने के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, कोई किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती। तो ये स्वतंत्रता दी गई है, इसी की वजह से ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। देखिए यह भी दिया गया कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं किसी दूसरे राज्य में या शहर में नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो वहीं निवास करते हैं, कुछ दिन रुक जाते हैं, 1 महीने 2 महीने, कुछ लोग वहीं जमीन ले लेते हैं, घर मकान ले लेते हैं, वहीं बस जाते हैं। तो ये स्वतंत्रता अपने देश के संविधान में दी गई है, इसीलिए ऐसा करते हैं। अगर नहीं दी गई होती दूसरे राज्य में वो नहीं रह सकते। तो ये इसमें पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई। उसके बाद देखिए, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। देखिए, अपने देश के नागरिकों को किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय, रोजगार करने की पूरी छूट है, लेकिन कुछ ऐसे रोजगार हैं, कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो बिना सरकार की अनुमति के नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए, अस्त्र शस्त्र निर्माण, जो मदिराएं होते हैं ना, शराब वगैरह, या फिर प्रतिबंधित चीजों का निर्माण, ये सब सरकार की अनुमति के बगैर नहीं कर सकते। जैसे देखिए, पटाखा बनाने वाले जो होते हैं, तो वो सरकार की परमिशन के बगैर ये सब रोजगार व्यवसाय नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल होते हैं, जिनको बनाने के लिए बिना सरकार के परमिशन के, लाइसेंस के आप नहीं बना सकते, लेकिन सामान्य रूप से आप कोई भी रोजगार व्यवसाय कर सकते हैं। देखो, इसी का परिणाम होता है कि आप देखते होंगे अपने अगल बगल में गांव में कि किसी एक जनरल स्टोर की दुकान खुली हुई तो उसके बगल में कोई दूसरा व्यक्ति जनरल स्टोर खोल लेता है। एक कपड़े की दुकान खुली है तो उसके बगल में दूसरा व्यक्ति दुकान खोल लेता है। तो ऐसा क्यों करता है वो? अगर ऐसा अधिकार नहीं दिया गया होता तो जो दूसरा व्यक्ति पहले से वो दुकान खोला होता है वो उसको क्या कर सकता है? रोक सकता है, विरोध कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे देश के संविधान में उसको अधिकार दिया गया। ठीक, अब आइए देखिए, अनुच्छेद 19 में देखिए, मूलतः 7 अधिकार दिए गए थे, किंतु संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार, यानी 19(1) को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया। देखिए, जैसे उसमें मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, उसी प्रकार से मौलिक अधिकारों का पार्ट ये भी है। तो इसमें देखिए, एक जो अनुच्छेद था अंग के बाद च, ये भी संपत्ति से रिलेटेड था, तो इसको अपने देश में सरकार के द्वारा संशोधन करके 1978 में हटा दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये 6 है, ये भी 7 थे। ठीक, अब देखिए, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना जाता है, इसका अलग से उल्लेख नहीं। देखिए, जो प्रेस वाले बेहिचक किसी भी मंत्री से, किसी भी विधायक से, किसी भी नेता से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, किसी भी पदाधिकारी से कुछ भी पूछते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, तो कैसे कर पाते हैं? इसी अधिकार के अंतर्गत वो ऐसा कर। ठीक, अब देखिए, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 20। इसमें देखिए कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 देखिए, अपराधी यानी आप अपराधी कब कहलाओगे, कैसे कहलाओगे, किस आधार पर कहाओगे, इसका भी उल्लेख इसमें किया गया। देखिए, इसको 3 खंडों में बांटकर बताया गया। प्रत्येक खंड अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, यानी कब कोई व्यक्ति अपराधी कहा जाएगा, इसमें ये बातें बताई गई। देखिए, पहला कहा जा रहा है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून लागू नहीं। इसका मतलब कि यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है और उस अपराध से संबंधित कोई पहले से कानून नहीं बना हुआ है, तो उस व्यक्ति को नया कानून बनाकर उस पर बाद में लागू नहीं किया जा सकता। यानी जब कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, यदि उस अपराध से संबंधित उस समय कानून है तो उसको दोषी ठहराया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से देखिए, अपने देश की सरकार को कई बार लोगों के द्वारा
ठगा गया है, यानी लोग अपराध करके बच गए हैं। ठीक है, तो देखिए कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने प्रवृत्त विधि का उल्लंघन नहीं किया। देखिए तो मतलब अगर कोई कानून उससे संबंधित नहीं है तो उनको सजा नहीं दी जा सकती, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी फिर भी उसको छोड़ देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो लूप होल्स थे उसका उपयोग अपने देश के लोगों के द्वारा किया गया है। और ऐसा कौन करता है? जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं, जो बड़े बड़े उच्च पदों पर होते हैं, उनको इस कानून की कमी को पता होता है तो वो उसी प्रकार का कार्य करते हैं, अपना फायदा कर लेते हैं और सरकार उनका कुछ नहीं करती। लेकिन अब इस प्रकार की कमियां न के बराबर रह गई। पहले ऐसा हुआ करता था लेकिन अब ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है। ठीक, फिर देखिए दोहरी क्षति नहीं, यानी देखिए इसमें कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार किसी अपराध के लिए गिरफ्तार हो चुका है तो उसको उसी के लिए दोबारा गिरफ्तार नहीं किया। देखिए कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाए, यानी मान लीजिए उसने कोई अपराध किया है, उसको एक बार सजा हो गई है तो दोबारा फिर उसी अपराध के लिए सजा नहीं होगी। उसको दोबारा यदि सजा देनी है तो किसी दूसरे अपराध के आधार पर दंडित किया। इसलिए देखिए बहुत से लोगों को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उनके देखिए उन पर अलग अलग तरह धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार करती है। उसको पता होता है कि वो व्यक्ति एक धारा के आधार पर यदि छूट जाता है तो दूसरे के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है। तो देखिए बहुत से लोगों को बेल मिल जाती है, चले आते हैं, फिर पुलिस जो उनके कई ऊपर धाराएं लगाए तो दूसरे धारा के आधार पर उसको फिर से दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। तो इस प्रकार से अलग अलग धाराएं इस पर लगा दी जाती हैं, अलग अलग अपराध के मामले उसके ऊपर दर्ज किए जाते हैं, इसीलिए उनको दोबारा गिरफ्तार करते, नहीं तो एक अपराध के लिए दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, न तो सजा दी जा सकती। अगला देखिए स्व अभिशंसन नहीं, इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपना अपराध कबूल करने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी स्वयं से, देखिए आप लोग पहले फिल्मों वगैरह में देखते थे कि पुलिस वाले मार के जबरदस्ती लोगों को कहते थे कि कबूल करो तुमने ये किया है, कहो तुम कि तुमने इसको मारा है, तुमने ये चुराया है, यानी खुद से उससे जबरदस्ती दबाव डालकर उसको डरा के धमका के उसको अपराधी ठहरा। तो ये अपने देश के कानून के द्वारा पूरी तरह से वर्जित है। देखिए किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। यानी देखिए कोई व्यक्ति खुद से अपराधी अपने आप को घोषित नहीं करे। ठीक, अब देखिए अगला जो अधिकार है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यह देखिए अनुच्छेद 21 में हुआ है। इसमें देखिए ये कहा जाता है कि अपने देश के मौलिक अधिकारों में एक महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह लोगों के प्राण और दैहिक यानी शारीरिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के प्राण को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कोई कानूनी प्रावधान नहीं हो, यानी कानून के द्वारा ही उस व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित किया जा सकता है। जैसे देखिए बहुत से लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है, तो वो कब दिया जाता है? जब वो कोई बहुत गंभीर अपराध करेगा और कानून के द्वारा उसको दोषी ठहराया जाएगा तभी, नहीं तो बाकी किसी भी कारण से उसको उसके जीवन से वंचित नहीं किया। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। देखिए किसी भी व्यक्ति को उसकी जान, यानी देखिए बहुत से लोग जब किसी को जान से मार देते हैं देखिए उनको आजीवन कारावास हो जाती है और कभी कभी उनको भी मृत्यु दंड दिया जा सकता है। अगर वो गंभीर कई लोगों को मारते हैं, जघन्य अपराध होता है तो उसको उनको भी मृत्यु दंड। तो कानून के तहत जब उनको कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया जाता है तभी उनके प्राणों को छीना जाता है, नहीं तो अन्यथा ऐसे नहीं। देखिए इससे संबंधित कुछ प्रावधान अपने देश की सरकार के द्वारा समय समय पे किया गया। देखिए सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने देखिए मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में यह कहा कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किए जाने संबंधी प्रक्रिया उचित, ऋजु एवं युक्ति संगत होनी चाहिए। देखिए किसी भी व्यक्ति को यदि उसके प्राणों से वंचित किया जा रहा है, उसको मृत्यु दंड दिया जा रहा है तो वो कानून सम्मत होना चाहिए।
ऐसे देखिए बहुत से पुलिस वाले बहुत से अपराधियों का एनकाउंटर कर देते हैं, उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यदि वो एनकाउंटर अगर गलत साबित हो जाता है तो उन पुलिस कर्मचारियों को, अधिकारियों को देखिए सजा दी जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को तभी जान से मारा जा सकता है जब उसने बहुत गंभीर अपराध किया हो तभी, या फिर उसने कुछ कानून का उल्लंघन किया हो। फिर देखिए इससे संबंधित 1996 में भी एक मामला आया था। देखिए ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1996। इस मामले में देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं। अब देखिए इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति अपने इच्छा से अपने प्राण को नहीं त्याग सकता, यानी इसमें कानून बना दिया गया है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा। आत्महत्या करना भी क्या कहा गया है? दोषी। यानी अगर आपको कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति को कोई उकसाता है और उकसाने की वजह से वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो जो उकसाने वाला व्यक्ति रहेगा वो दोषी ठहराएगा। या किसी की वजह से कोई व्यक्ति प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, तो जो व्यक्ति उसको प्रताड़ित करने वाला रहेगा, जो उकसाने वाला रहेगा, वो दंड का भागीदार होगा। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को खुद से भी अपने आप को मारने का अधिकार नहीं। ठीक, फिर देखिए 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता का अधिकार मामले पर निर्णय देते हुए इसे अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक। देखिए अब जो निजता होती है, यानी जो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी प्राइवेसी होती है, हम क्या कर रहे हैं, क्या किससे बात कर रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, हम सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। यदि हम सो रहे हैं तो कोई हमें बिना मतलब का नहीं जगा सकता। अगर हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो हमारे फोन को कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम घर में रह रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं, ये कोई तस्वीर नहीं बना सकता, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। यानी होती है उसकी निजता की बात होती है, जिसको प्राइवेसी कहा जाता है। तो इसका अगर वह व्यक्ति किसी के साथ ऐसा करता है और उसको पकड़ा जाता है, दोषी ठहराया जाता है, तो वो अपराधी माना जाए। ठीक, इसी के तहत देखिए बाद में जो शादी विवाह का मामला था उसको भी इसी में शामिल कर दिया गया कि मनपसंद वर चुनने का जो अधिकार है, यानी जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है, वो भी देखिए इसी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है और उसको भी मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, पहले देखिए इससे संबंधित बहुत सारे मामले आते थे कि जो बहुत से लड़के लड़कियां जो है प्रेम विवाह कर लेते थे, तो गार्जियन उनके साथ बहुत अनैतिक व्यवहार करते थे, उनको बहुत मारते पीटते थे, कभी कभी तो जान से भी मार देते थे। तो इसमें बहुत सारे मामले न्यायालय में जाते थे, और या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि लड़के लड़कियों की मर्जी के बगैर उनके गार्जियन के द्वारा उनका विवाह कर दिया जाता था। फिर बाद में किसी विवाद की वजह से उनका विवाह विच्छेद हो जाता था, यानी विवाह टूट जाता था। तो ये सारे मामले न्यायालय में जाते थे। तो इन सब चीजों को सही करने के लिए, इन सब समस्याओं से बचने के लिए न्यायालय ने इसको अधिकार बना दिया कि अगर कोई व्यक्ति शादी कर रहा है या किसी लड़की की किसी लड़के से शादी हो रही है, तो वो उसकी मर्जी के बगैर नहीं की जा सकती, यानी जबरदस्ती किसी का विवाह नहीं किया जा सकता। ठीक, अब देखिए जो अनुच्छेद 21 है उसमें देखिए जो अभी मैंने आप लोगों को सब बताया, वो उनको देखिए कई भागों में बांट के ऐसे ऐसे बताया गया। देखिए जो बहुत सारे मामले हुए थे, मामलों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले सुनाए गए और उन फैसलों के तहत जो देखिए इन अधिकारों में वृद्धि की गई। देखिए अभी जो मैंने आप लोग को बताया कि जीवन साथी चुनने का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, देखिए मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं। देखिए बहुत सारा, देखिए पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार। देखिए यदि किसी व्यक्ति को जेल में बंद किया गया, उसके साथ अनैतिक व्यवहार किया जा रहा है, तो यह भी इसके अनुसार क्या होगा? अपराध कहा जाएगा, यानी गलत माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर कारावास में एकांत में रखा जा रहा है, अकेले में रखा जा रहा है, तो ये भी इसके अनुसार गलत।
प्रतिष्ठा का अधिकार, देखिए गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, यानी कि मतलब सबको अपने तौर तरीके से रहने का अधिकार है, कपड़े पहनने का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है, कहीं आने जाने का अधिकार है, इसमें कोई व्यक्ति किसी को रोक नहीं सकता। ठीक, देखिए ये सब मामले भी बहुत आते हैं कि देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि इनको ये पहनना चाहिए, इनको ये नहीं पहनना चाहिए, ये ऐसे कपड़े पहनते हैं, इनको ऐसे। ज्यादातर मामला देखिए लड़कियों से संबंधित आता है, तो इन सब चीजों को भी इसी अधिकार में शामिल किया गया है, यानी उनको अपने जीवन को जीने का अपने तरीके से पूर्ण अधिकार है। ठीक, देखिए सारी चीजों कार्यस्थल पर देखिए महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, यदि कोई महिला किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में काम कर रही है, उसके साथ लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न अगर किया जाता है तो भी इसी कानून के तहत आए। ठीक, देखिए ये सारी बातें जो है, अब देखिए इसमें निजता का अधिकार, महिलाओं को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, एक चिकित्सालय में किसी व्यक्ति अगर घायल है उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है तो वो उस जो डॉक्टर का दायित्व होगा कि उस जो पेशेंट है उसका देखभाल करे, उसका इलाज करे। ठीक है, देखिए प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार, हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध, यदि कोई व्यक्ति ऐसे जगह पे रह रहा है जहां बहुत ज्यादा प्रदूषण है, वहां का वातावरण शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है, दूषित पानी मिल रहा है, ये सब भी इसी के तहत आता है। इसलिए देखते हैं सरकार सभी लोगों को शुद्ध पानी, शुद्ध जल उपलब्ध कराने का प्रयास करती है, लोगों के यहाँ हैंडपंप लगवाती है, देखिए विधायक निधि, सांसद निधि इसके तहत लगवाए जाते हैं। उसके बाद देखिए इस समय सरकार अपने देश में हर गांव-गांव में पानी का पहुंचाने के लिए देखिए पाइपलाइन लगाई जा रही है। ये सब किसके तहत आता है? सब इसी के तहत। ठीक है, तो ये अधिकार देखिए जो मौलिक अधिकार है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आते हैं अनुच्छेद 21 का, इसको देखिए शिक्षा का अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। इसका वर्णन देखिए अनुच्छेद 21 का में किया गया। यह देखिए अपने देश के मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में शामिल किया गया, और इसको देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शामिल। पहले जो शिक्षा का अधिकार था वो मौलिक अधिकार नहीं था, इसको 2002 में मौलिक अधिकार बना दिया गया। और इसके अनुसार देखिए कहा जाता है कि राज्य 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। यानी इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के अपने देश के जितने भी बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसी का नतीजा है कि आप लोग देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको देखिए ना तो फीस ली जाती है और उनको मुफ्त में कॉपी, किताब, बैग, यूनिफॉर्म सब कुछ दिया जाता है। तो ये इसी अनुच्छेद के वजह से। ठीक, अब देखिए अगला है अनुच्छेद 22। इसमें देखिए कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 22। देखिए इस अनुच्छेद 22 के भी देखिए 2 भाग है। यानी देखिए किसी व्यक्ति को अगर किसी कारणवश गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको क्या क्या अधिकार है। यानी किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, किसी अपराध में वो गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसको क्या क्या आजादी है, क्या क्या सुविधा दी जाएगी। देखिए पहला भाग देखिए साधारण कानूनी मामलों से है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित। देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, पहला जो भाग उसके अनुसार देखिए क्या कहा जा रहा है कि इस अनुच्छेद के अनुसार जब कोई व्यक्ति साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसको देखिए क्या क्या किया जाएगा, उसे गिरफ्तार करने का आधार एवं कारण बताना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया गया है या पुलिस उसको गिरफ्तार कर रही है तो उसको किस आधार पर गिरफ्तार कर रही है और गिरफ्तारी का कारण क्या है उसको बताना होगा, तभी उसको गिरफ्तार कर सकती है। नहीं तो बेवजह का किसी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। देखिए बेवजह का कभी कभी गिरफ्तार किया भी जाता है किसी उपद्रवी को किसी मामले में, तो बाद में वो जब उसके ऊपर कोई आरोप नहीं होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, डांट कर या कुछ थोड़ा बहुत जुर्माना लगाकर छोड़। ठीक, दूसरा देखिए उसे अपनी रुचि के विधि व्यवसाय यानी वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, दोषी ठहरा दिया गया है और उसको जेल में बंद किया गया है, तो वो अपने मनपसंद वकील से सलाह ले सकता है और उससे अपने संबंधित कार्यवाही को करवा सकता है। ठीक है, ये उसको पूरी आजादी रहेगी कि किस वकील को अपना केस देगा, किस वकील के द्वारा अपना केस
उसको लड़ना है, ये सारा उसको आजादी दी है। तीसरी चीज देखिए, उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। देखिए, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो नियम है कि 24 घंटे के अंदर उसको अपने निकटवर्ती न्यायालय के समक्ष पेश करना। देखिए, यही कारण है जब आप देखते हैं कि कोई मामला होता है, आप थाने में जाते हैं केस लिखाने के लिए, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो पुलिस वाले उसको एफआईआर के रूप में जल्दी दर्ज नहीं करते हैं। देखिए, उसको सामान्य रिपोर्ट के रूप में लिख लेते हैं और लोगों को समझा बुझा के, डरा धमका के छोड़ देते हैं, है ना। तो ये ऐसे करते हैं, क्योंकि यदि वो एफआईआर नोट कर लेंगे तो उसका रिकॉर्ड उनको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा और उनको पूरी तरीके से न्यायालय के अनुसार चलना होगा। यानी वो अपने से कुछ भी किसी को नहीं कर सकते, दंड नहीं दे सकते, मारपीट नहीं सकते। अगर ऐसा करते हैं तो वो भी दोषी ठहराए जाएंगे। इसीलिए वो लोग बचना चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज करेंगे तो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, हमको उस व्यक्ति को बार बार न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो ये कारण है। इसीलिए देखिए, जो बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, इन्हीं सब का फायदा उठाकर वो बच जाते हैं। अब देखिए, ये जो संरक्षण है यह विदेशी शत्रु एवं निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त नहीं। अब देखिए, ये जो सुविधाएं हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। यदि कोई विदेशी शत्रु पकड़ा गया है, जैसे मान लीजिए अपने देश की सीमा में गैर कानूनी तरीके से वो प्रवेश कर रहा हो, या अपने देश के खिलाफ कोई उसने कार्य किया हो और उसको गिरफ्तार कर लिया गया हो, तो उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा जो व्यक्ति निवारक निरोध के आधार पर गिरफ्तार हुआ, देखिए निवारक निरोध क्या होता है मैं भी बताऊंगा आपको। निवारक निरोध का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपराधिक किस्म के होते हैं, पहले से उन्होंने कोई अपराध किया हुआ है और भविष्य में अगर देश की सरकार को, राज्य को या पुलिस को लगता है कि वो भविष्य में कुछ अपराध कर सकते हैं तो उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया। जैसे देखिए, बहुत सारे अपराधी होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मेला त्योहार या कोई ऐसा काम होने वाला है, आने वाला है, और उनको लगता है, शक होता है कि ये व्यक्ति भविष्य में इस प्रकार का अपराध कर सकता है, तो उसको उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उसको नजरबंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो होता है उसी को निवारक निरोध का। तो इन सब व्यक्तियों को ये सुविधा नहीं मिली। ठीक, आप देखिए, वही मैं बता रहा कि अनुच्छेद 22 का जो दूसरा भाग है वो निवारक निरोध से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। यह सुरक्षा देखिए नागरिक एवं विदेशी दोनों को। देखिए, निवारक निरोध वाली जो सुविधा है वो विदेशी को भी प्राप्त है और अपने देश के लोगों को भी, दोनों लोग। अब देखिए, यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो देखिए उसको 3 माह से अधिक के लिए निरुद्ध नहीं किया जाएगा। देखिए, किसी व्यक्ति को अगर निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसको 3 महीने से ज्यादा तक के लिए बंद करके नहीं रखा जाएगा। यदि उसको रखना है, देखिए, यदि संबंधित व्यक्ति को 3 माह से अधिक अवधि तक रखना आवश्यक है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड की संस्तुति अनिवार्य। यदि उसको 3 महीने से ज्यादा रखना है तो उसको एक सलाहकार समिति से संस्तुति लेनी होगी, और यह सलाहकार संस्तुति जो होती है वो न्यायालयों के वरिष्ठ लोगों के द्वारा बनाई गई होती है, उनकी परमिशन के बगैर। यानी अब इसमें सरकार की परमिशन होगी, राष्ट्रपति की परमिशन होगी, संसद की होगी, तब जाके उसको ऐसा कर। देखिए, अब देखिए मैंने बताया ना कि सलाहकार बोर्ड में कौन कौन से होते हैं। देखिए, सलाहकार बोर्ड का गठन उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा भूतपूर्व न्यायाधीश अथवा समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से मिलकर होगा। इस बोर्ड द्वारा इस आशय की संस्तुति देने के लिए उसको गिरफ्तारी की अवधि 3 माह से अधिक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है। यदि ये लोग कहेंगे तभी बढ़ाया जा सकता है, अगर ये लोग मना कर देते हैं तो उसको 3 माह से ज्यादा समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देखिए, आप देखिए, संसद के द्वारा अपने देश में कुछ निवारक निरोध कानून बनाए गए थे समय समय पर, जिनको देखिए किस नाम से जाना जाता है। देखिए, निवारक निरोध अधिनियम 1950 बना था। फिर उसके बाद देखिए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 बना था। फिर उसके बाद देखिए विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम बना है 1974 में। देखिए, जो विदेशी मुद्रा का हेर फेर करते हैं लोग, तस्करी करते हैं सामानों का, तो उनसे संबंधित जो लोग होते हैं उनको इस कानून के तहत देखिए गिरफ्तार किया जाता है। ठीक,
देखिए, देश की सुरक्षा से संबंधित यानी देश के आंतरिक मामलों का अगर कोई किसी दूसरे देश को जो सूचना वो लीक कर रहा है, बता रहा है, तो उसको भी इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर देखिए उसके बाद आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम टाडा जिसको कहा जाता है, देखिए 1985 में इसको लाया गया, बाद में इसको देखिए 1995 में समाप्त कर दिया गया। देखिए इसी के तहत अपने देश के देखिए एक एक्टर हैं जिनको संजय दत्त के नाम से हम लोग जानते हैं, उनको भी देखिए इसी के तहत गिरफ्तार किया गया था टाडा मामले में। उनको कहा जाता था कि अपने देश में जो आतंकवादी क्रियाकलाप हुआ था, बंबई में जो बम कांड हुआ था, तो उसमें वो उनको कहा जाता था कि वो भी संलिप्त थे। ठीक, उसके बाद देखिए आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा 2002 में लाया गया और 2004 में इसे निरस्त कर दिया। आतंकवादियों से संबंधित आतंकवादी क्रियाविधियों से संबंधित कानून बनाया गया था निवारक निरोध, और उसको फिर 2004 में निरस्त कर। अब देखिए अगला जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है देखिए इसको 2 अनुच्छेदों में बताया गया, अनुच्छेद 23 और 14। देखिए इसमें कहा गया अनुच्छेद 23 में कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23। देखिए ये कहा जा रहा है कि मानव को किसी भी प्रकार के दुर्व्यापार के रूप में उपयोग नहीं किया, यानी लोगों की खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों को बहला फुसला कर दूसरे शहरों में ले जाकर बेच देते हैं, बच्चों को चुराकर कहीं जाकर बेच देते हैं, कुछ लड़कियों को महिलाओं को देखिए चुरा के किसी दूसरे देशों में बेच दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है इस अनुच्छेद के तहत गैर कानूनी है। बलात् श्रम, देखिए किसी को बिना कुछ दिए बेगार रूप में काम नहीं कराया जा सकता। देखिए बहुत से लोग होते थे, अभी भी होते हैं, पहले होते थे कि लोगों को बिना कुछ दिए बेगार उनसे खटवाते थे, उनको एक तरह से अपने यहाँ बंधुआ मजदूर के रूप में रखते थे। तो इस प्रकार की चीजें करना इस अनुच्छेद के तहत क्या है, पूरी तरह से गलत। देखिए यह अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम पर रोक लगाता है, लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकते। देखिए कहा जा रहा है कि सामान्य परिस्थितियों में लोगों से बेगार नहीं कराया जा सकता, लेकिन देखिए कहा जा रहा है कि कभी कभी यदि सरकार को जरूरत पड़ती है तो लोगों से अपील करके कुछ ऐसे कार्यों में उनसे मदद ले सकती है। ठीक है, उसको बेगार श्रम की श्रेणी में नहीं डाला जाए। ठीक, अगला देखिए। अब देखिए अगला जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24। देखिए अनुच्छेद 24 कहा गया है कि किसी भी प्रकार के कल कारखाने में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता, यानी उनको काम पर नहीं रखा जा सकता। यदि कोई खतरनाक फैक्ट्री है, कंपनी है, तो उसमें भी इन बच्चों को काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखिए 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान अथवा अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाए। ठीक है, किसी भी इस प्रकार के कार्य में उनको नहीं लगाया जाए। अब देखिए अगला जो है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये देखिए अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन किया गया है। यह देखिए देश के सभी व्यक्तियों को धर्म के सभी पक्षों में स्वतंत्रता के अधिकार के उपबंधों का वर्णन करता है। इसमें देखिए कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या चीजें बताई गई है इसको देखिए। कहा जाता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को हो। देखिए अपने धर्म, अपने देश में देखिए विभिन्न धर्म को लोग रहते हैं, तो उनको अपने धर्म को कैसे मनाना है, उसको कैसे प्रचार करना है, उसके लिए उनको कैसे प्रबंध करना है, ये सारी आजादी इसके तहत दी गई है इस अनुच्छेद 25 की। ठीक, देखिए बहुत से जैसे मुस्लिम लोग हैं, हिंदू लोग हैं, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई नमाज पढ़ता है, तो ये सारी चीजें इस अनुच्छेद के तहत उनको प्रदान की गई। देखिए कोई गिरजाघर में जाता है, चर्च में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, वहां अपने तरीके से पूजा पाठ करता है, अपने ईश्वर को अपने तरीके से मानता है, तो ये सारी चीजें कहाँ है, इस अनुच्छेद में दी। फिर देखिए धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26।
इसमें देखिए कहा गया कि धार्मिक कार्य जो होंगे उनका प्रबंध कैसे किया, यानी अपना धर्म से संबंधित कोई कार्य है। देखिए बहुत से लोग मंदिर बनवाते हैं, मस्जिद बनवाते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रबंध करते हैं, बहुत सारी व्यवस्था करते हैं। तो वो प्रबंध अपने धर्म के अनुसार, अपने अनुसार करने के लिए उनको पूरी आजादी दी गई है, छूट दी गई। ठीक, अब देखिए कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा दिए गए अधिकार असीम नहीं है। इसका मतलब कि कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से छूट नहीं मिलेगी। इनमें यदि सरकार चाहती है या सरकार को लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन हो रहा है, कोई कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो सरकार इस पर रोक लगा सकती है। देखिए लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए दिए गए हैं, यानी राज्य विधि बनाकर आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप को विनियमित कर सकते हैं। देखिए इसी तरह के मामले बहुत बार सुनने को मिले हैं कि आप लोगों ने सुना होगा कि कहा जाता है जो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं तो देखिए लाउड स्पीकर से बहुत आवाज होती है, तो कुछ लोगों के द्वारा केस किया गया कि इससे हम लोगों को डिस्टरबेंस होती है, हमारी निजता का हनन होता है। तो उस पे सरकार ने देखिए क्या किया, उनके लाउड स्पीकर को कहा कि आवाज कम कर दीजिए। कहीं कहीं तो देखिए सरकारों के द्वारा उनको हटवा दिया गया मस्जिदों से। उसी प्रकार देखिए अपने हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, देखिए भजन कीर्तन रामायण, तो उसमें लोग बहुत तेज आवाज में बजाते हैं, साउंड बजाते हैं, तो उसको भी बहुत से लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है। फिर देखिए कहीं कहीं देखा जाता है कि इस्लाम धर्म के लोगों के द्वारा देखिए सड़कों पे नमाज पढ़े जाते हैं, तो जिसके वजह से लोगों को आने जाने में समस्या होती है, यातायात प्रभावित होता है, तो उसको भी देखिए सरकार मना कर सकती है। तो इस सब परिस्थितियों में सरकार के द्वारा रोका जा सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ये अलाउ। ठीक, आप देखिए अगला देखिए क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यानी देखिए अनुच्छेद 27 कह रहा है कि किसी विशेष धर्म की बढ़ोतरी के लिए, प्रचार के लिए उससे संबंधित जो प्रबंध कर टैक्स लिए जा सकते हैं उन लोगों के द्वारा। देखिए बहुत से लोग चंदा उंदा लेते हैं, जो देखिए कोई मंदिर मस्जिद बनवाया जाता है तो लोग चंदा लेते हैं, और चंदा देखिए स्वैच्छिक होता है, किसी से जबरदस्ती नहीं की जाती, जिसको जो देना होता है वो देता है, और फिर उसके योगदान से उस इमारत के, अपने देश में भी राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था, तो अपने देश के सभी लोगों से, सब क्षेत्र से लोगों से अनुदान लिया जा रहा था। तो देखिए ये इसी के तहत। उसी प्रकार देखिए अपने देश में जो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं वो लोग भी अगर मस्जिद वगैरह बनाते हैं तो देखिए अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों से वो क्या करते हैं, उनसे चंदे लेते हैं। अब देखिए अगला है, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 28। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि जो अपने देश में कुछ धर्मों से संबंधित जो धार्मिक संस्थान होते हैं, जैसे देखिए मदरसा, मकतब, गुरुद्वारा, तो इन सब में उस धर्म से संबंधित लोगों को क्या किया जाएगा, छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, वो धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और इसमें सरकार उनको मना नहीं करेगी। लेकिन इसमें देखिए अगर वो किसी भड़काऊ प्रकार का कार्य करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, किसी गलत प्रवृत्ति में शामिल होते हैं, तब फिर उस पर पाबंदी लगाई जा सकती। ठीक, अब देखिए अगला जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसको देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका वर्णन देखिए अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में किया है। देखिए ये देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें कहा गया है अनुच्छेद 29, यानी अपने देश में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। देखिए अल्पसंख्यक में कैसे लोग हैं, जो अपने देश में बहुत कम जनसंख्या है, जैसे देखिए हिंदू लोग तो बहुसंख्यक हैं, उसके बाद देखिए बहुत से ऐसे धर्म के लोग हैं जैसे देखिए मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये लोग क्या हैं, अपने देश में अल्पसंख्यक माने जाते हैं। तो इनके अधिकारों से संबंधित जो बातें हैं वो इन अनुच्छेदों में कही गई। देखिए कहा जाता है कि भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। देखिए बहुत से ऐसे अपने देश में लोग हैं जो अल्पसंख्यक, उनकी अपनी अलग भाषा है, अपनी लिपि है, अपनी वेशभूषा है, तो वो उसको अपनाते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे मुस्लिम भाई लोग हैं जो देखिए उर्दू बोलते हैं, इस्लामिक तौर तरीकों को अपनाते हैं। देखिए महिलाएं बुर्का पहनती हैं, पुरुष दाढ़ी रखते हैं। उसी प्रकार देखिए जो सिख लोग होते हैं वो लोग भी दाढ़ी रखते हैं, पगड़ी बांधते हैं। तो बहुत सारे देखिए उनके आप देखते होंगे कि
कमर में देखिए बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, कंघा लिए रहते हैं, कटार लिए रहते हैं, तो ये सब कैसे, उन्हीं के तहत इसको सुविधा मिला। उसी प्रकार देखें आप दक्षिण भारत के लोगों को देखते होंगे कि वो धोती कुर्ता पहनते हैं, तो ये सब कैसे है, ये इसी की वजह से, और उसको उनको अधिकार दिया गया है, ऐसा करने से, ऐसा पहनने से उनको मना नहीं किया। फिर देखिए राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाए। देखिए कहा जा रहा है कि यदि इनसे संबंधित कोई संस्थान है और वो लोग उसमें अपने देश के दूसरे धर्म से संबंधित जाति, मूल वंश, लिंग के स्थान पर यदि किसी को प्रवेश करने से रोक रहे हैं तो ऐसा अलाउ नहीं। यदि उनको सरकार के द्वारा सहायता मिल रही है तो वो किसी को रोक नहीं सकते। फिर देखिए अगला जो है, इनके द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30। अब कहा जा रहा है कि इन लोगों को अधिकार दिया गया है कि ये लोग अपने धर्म से संबंधित, अपने वर्ग से संबंधित शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उसके लिए सरकार उनको अनुमति दे सकती है। देखिए वो अपने अनुसार शिक्षण संस्थान बना सकते। देखिए धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती है। देखिए ये लोग 3 शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और ये शिक्षण संस्थान कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। देखिए पहला होता है राज्य से आर्थिक सहायता व मान्यता प्राप्त करने वाले संस्थान। देखिए इसके अंतर्गत ऐसे संस्थान आते हैं जिनको सरकार से सहायता मिलती है, जिनको हम लोग एडेड जानते हैं। जैसे बहुत सारे अपने देश में मदरसे हैं, मकतब हैं, जिनको देखिए सरकार पैसा देती है, सरकार सुविधाएं प्रदान करती है, उसमें पढ़ाने वाले लोगों को सरकार सैलरी देती है। तो इस प्रकार से वो अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित तो होते हैं, लेकिन उनको सुविधा और सेवाएं कौन देता है, सरकार। फिर देखिए दूसरा है ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं किंतु आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करते। कुछ ऐसे भी संस्थान होते हैं कि जो लोग अल्पसंख्यक लोग अपने लिए बनवाते हैं, लेकिन उसमें केवल सरकार से मान्यता प्राप्त करते हैं कि मैं ये शिक्षण संस्थान बनवाने जा रहा हूं, हमें परमिशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लेकिन उसका जो देखभाल होता है, जो आर्थिक क्रियाकलाप होता है, वो खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं लेते। ठीक है। और ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता एवं सहायता दोनों ही नहीं लेते। कुछ ऐसे भी संस्थान होते हैं जो सरकार से मान्यता नहीं लेते हैं या अनुदान भी नहीं लेते। देखिए इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं जो लोग अपनी स्वेच्छा से बनाते हैं और उसमें सरकार से अनुदान नहीं लेते हैं, परमिशन भी नहीं लेते हैं। ठीक। अब देखिए ये मैंने बता दिया कि वर्तमान में देखिए अपने देश में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। इसमें देखिए मुस्लिम है, पारसी है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है और जैन। इन लोगों को देखिए अल्पसंख्यक का दर्जा। ठीक। आप देखिए कुछ देखिए मामले हुए थे। देखिए टीएमए फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2003। देखिए ये मामला किससे संबंधित था, अल्पसंख्यकों के संबंधित। यानी वहां पर कुछ ऐसे क्रियाकलाप थे जिससे समस्या आ रही थी, तो उससे संबंधित एक मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ था और उसी के बारे में इसमें कहा। देखिए इस मामले में देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यद्यपि सरकारें और विश्वविद्यालय गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को प्रवेश तथा नियुक्ति संबंधित नीतियों को नियंत्रित नहीं कर सकती है तथा वे इसके लिए शैक्षणिक योग्यता नियत कर सकती हैं तथा शैक्षणिक स्तर बनाए रखने के लिए नियम बना सकते। देखिए कहा गया कि जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वो अल्पसंख्यकों के द्वारा जो शिक्षण संस्थान बनाए जाते हैं उसके लिए देखिए शैक्षणिक योग्यता, नियम, कानून बना सकते हैं, लेकिन उसको प्रवेश और नियुक्ति से संबंधित जो नियम होते हैं वो इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है। यानी देखिए प्रवेश और जो नियुक्ति का मामला रहेगा वो उन्हीं के हाथ में रहेगा, बाकी योग्यता और शैक्षणिक स्तर जो है वो ये लोग निर्धारित कर सकते। ठीक। बाद में देखिए अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 देखिए मैंने अभी बता दिया आप लोग को, संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। अब इसको हटा दिया गया यहां से। अनुच्छेद देखिए 300 क में भाग 12 के तहत इसको शामिल कर दिया गया है
और यह एक कानूनी अधिकार के रूप में है। इसे देखिए, अब कानूनी अधिकार कहिए चाहे वैधानिक अधिकार कहिए चाहे संवैधानिक अधिकार करिए, अब ये इस रूप में है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 32, ठीक है, जिसको हम लोग संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से भी जानते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। देखिए, ये अधिकार जो है, जितने भी अधिकार अपने संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत दिए गए हैं, उन सब की रक्षा के लिए बनाए गए थे। यानी किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह व्यक्ति इस अनुच्छेद के तहत न्यायालय में जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया गया। देखिए, अब इसमें देखिए, जो न्यायालय होते हैं वो इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर रिट जारी करते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के रिट जारी की जाती हैं और इन रिटों को देखिए निर्देश या आदेश के रूप में भी जाना जा सकता है। इससे संबंधित ये देखिए, जो 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। देखिए, जिसमें सबसे पहली जो रिट होती है उसको कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, नहीं, इसको हैबियस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया रहता है और उसको मनमानी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर ज्यादा समय तक गिरफ्तार करके रखा गया है, तो न्यायालय उसको आदेश दे सकती है, उस प्राधिकारी को, उस संस्थान को या किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बंदी बना के रखा गया है उसकी मर्जी के बगैर, तो उसमें न्यायालय आदेश दे सकती है उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करिए। देखिए, इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इस रिट के लिए आवेदन जो होता है पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी कर सकता है। यह रिट किसी भी राज्य या व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए बंद है और उसके फेवर में कोई दूसरा उसका रिलेटिव है, कोई सगा संबंधी है, तो इसके लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, और यह किसी के विरुद्ध जारी सकता है, सरकारों के भी विरुद्ध या किसी संस्थान या किसी पर्सनल व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। अगला देखिए है जो रिट है उसको कहा जाता है परमादेश, जिसको मैंडेमस के नाम से भी जाना। देखिए, यह रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, न्यायालय अथवा निगम अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो इसके लिए आवेदन पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया। देखिए, ऐसा ये होता है कि जब कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपना कार्य सही तरीके से नहीं करता है और उसके कार्य न करने की वजह से किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। उस सरकारी कर्मचारी अधिकारी को न्यायालय आदेश दे सकती है कि आप अपना कार्य करिए। देखिए, इसीलिए होता है जब कोई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है तो लोग उसके खिलाफ देखिए कंप्लेन करते हैं या फिर उससे कहते हैं कि आप ये काम नहीं करेंगे तो लिख के दीजिए, मैं नहीं करूंगा। देखिए, वो नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे या ऐसा करते हुए यदि उनको रिकॉर्ड कर लिया गया, उसका कोई साक्ष्य ले लिया गया, तो उस व्यक्ति के ऊपर, उस अधिकारी के ऊपर जुर्माना भी लगता है। ठीक है, या उनको अगर बहुत गंभीर मामला है तो उनको सस्पेंड भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसी की वजह से। अगला देखिए रिट है जिसको कहा जाता है प्रतिषेध, इसको प्रोहिबिशन कहा जाता है। इसमें देखिए, उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। इसमें देखिए होता है जब कोई न्यायालय निम्न श्रेणी का न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, यदि वो कोई फैसला सुना रहा है और वो फैसला सुनाने का जो दायरा है उसके दायरे से बाहर है, तो उसको यह न्यायालय मना कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। जैसे देखिए, आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न थानों का अपना अपना क्षेत्र होता है, तो दूसरा थाना किसी दूसरे क्षेत्र के संबंधित मामलों को नहीं अपने यहाँ लेता है या उनसे संबंधित जो भी कुछ होता है वो उन स्थानों को ट्रांसफर कर देता है, उससे संबंधित कार्य नहीं करता। यदि वो करेगा तो फिर न्यायालय के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है कि जो बहुत सारे अधिकारी होते हैं, जो काम उनके न्याय क्षेत्र से बाहर है, उनके जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर है, देखिए उसको नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, आप उस अधिकारी से मिलिए। आप जब कोई डॉक्यूमेंट पे साइन कराने जाते हैं, कोई कार्य कराने जाते हैं, तो जो कार्य जिस अधिकारी से रिलेटेड होता है वो व्यक्ति उसी कार्य को करता है, वो हस्ताक्षर देखिए वही करेगा। तो ये सारी चीजें यदि वो कर देता है और पकड़ा जाता है तो फिर वो व्यक्ति दोषी माना। ठीक है, अगला जो देखिए है उसको उत्प्रेषण के नाम से जाना है, जिसको
सर्टियोरी कहा जाता है। यह देखिए एक निवारक एवं सहायक रिट है। इसमें देखिए उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या कोई क्षेत्रीय न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करता है यानी अपने अधिकारों के विरुद्ध जाता है, तब उसके खिलाफ इस प्रकार का रिट जारी किया जाता है। और देखिए अगला है अधिकार परीक्षा, जिसको क्यूओ वारंटो के नाम से जाना जाता है। देखिए इससे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकने के लिए जारी। इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने गलत सूचना देकर गलत तरीके से कोई सरकारी कार्य प्राप्त कर लिया, कोई सरकारी सेवा प्राप्त कर ली है या किसी सरकारी योजना का लाभ उठाया है और बाद में वो दोषी पाया जाता है, तो उसके जो सुविधाएं रहती है वो न्यायालय उससे छीन सकती है, उसके खिलाफ रिट जाहिर कर सकती है, उसको नौकरी से निकाल सकती है, उसको सेवा से निकाल सकती है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। ठीक, अब देखिए आते हैं इसके संबंधित और महत्वपूर्ण बात। देखिए अनुच्छेद 32 और 226, 32 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से, और 226 संबंधित है हाई कोर्ट से। इनके तहत देखिए उच्चतम न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी किया जाता है और इसे नकार नहीं सका जाता। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत उपचार उच्च न्यायालय के विवेकानुसार है, इसलिए वह अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार भी सकता है। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला बना है। देखिए यह जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को अधिकार दिए गए। तो जो उच्चतम न्यायालय होता है वो देखिए मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है लेकिन उसे नकार नहीं सकता। लेकिन हाई कोर्ट के पास दोनों प्रकार के अधिकार हैं, जारी भी कर सकता है और नकार भी सकता है। तो इसीलिए इसको इस प्रकार से प्रावधान दिया गया। ठीक, आप देखिए कुछ अनुच्छेद और हैं जो सशस्त्र बल एवं उनसे संबंधित है, जिसमें देखिए अनुच्छेद 33 है। अनुच्छेद 33 देखिए क्या कहता है? संसद को यह अधिकार देता है कि वह सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस आदि के मूल अधिकारों की सीमा को निर्धारित कर सकता है। देखिए अनुच्छेद बताता है कि जो सैनिक अधिकारी होते हैं, सैन्य बल होते हैं, उनसे संबंधित जो मौलिक अधिकार हैं वो सामान्य नागरिकों से संबंधित अलग होते हैं, यानी उनके मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है और इसमें वो कोई विरोध नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत बड़े पद पे जो अधिकारी होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो सैन्य बलों से संबंधित होते हैं, अर्धसैनिक बलों से संबंधित होते हैं, पुलिस से संबंधित होते हैं, तो उनको उतना सुविधा नहीं मिलती जितने आम नागरिकों को होती है। ठीक है, वो अपने तरीके से कोई काम करेंगे तो उसमें सरकार रोक लगा सकती है। फिर देखिए अनुच्छेद 34 है, जब भारत में कहीं मार्शल लॉ यानी सेना विधि लागू हो तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकते। देखिए इसमें कहा गया जब कहीं मार्शल लॉ सेना कानून लागू होता है, सैन्य कानून लागू होता है, तो वहां जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं वो पूरी तरह से लागू नहीं होते। कुछ अधिकारों को वहां पर छीना जा सकता है, रोका जा सकता है। जैसे मान लीजिए देखिए कहीं कर्फ्यू लगा हुआ है तो लोगों का अपने देश के संविधान में मौलिक अधिकार है कि कहीं भी आ जा सकते हैं, तो उसमें उनको रोक दिया जाए कि नहीं, एक से ज्यादा, यानी देखिए कर्फ्यू में क्या होता है कि 5 व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं रह सकते, नहीं बैठ सकते। तो ये किसके तहत? इसी के तहत। ठीक, अगला देखिए अनुच्छेद 35। यह देखिए संसद को कुछ मूल अधिकारों यानी अनुच्छेद 16, 32, 33, 34 को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है, जो राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं। देखिए कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसको प्रभावी बनाने की जो शक्ति केवल अपने देश की संसद को प्राप्त है, जबकि राज्यों में स्थित विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 16, 32, 33 और 34। ठीक, अब आते हैं देखिए मौलिक अधिकारों में संशोधन, कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो देखिए मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए देखिए कुछ मामले आए थे जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में निर्णय लिया गया और उससे संबंधित जो परिणाम दिए गए वो देखिए क्या क्या है। देखिए न्यायालय के द्वारा कहा गया कि मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। ठीक है,
फिर देखिए दूसरा बात कहा गया कि प्रत्येक ऐसे संशोधन में न्यायालय यह विचार करेगा कि क्या मूल अधिकारों के संशोधन से संविधान के किसी आधारिक लक्षण बेसिक फीचर का निराकरण या विनाश तो नहीं हो रहा है। यानी देखिए संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन जब किया जाएगा तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसको देखा जाएगा कि इस संशोधन से जो संविधान के मौलिक अधिकार हैं उनके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो वो संशोधन अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए तो उस संशोधन को शून्य माना जाएगा। देखिए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया। फिर देखिए उच्चतम न्यायालय द्वारा आधिकारिक लक्षण की कोई सूची जारी नहीं की गई है। देखिए उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा कोई सूची नहीं जारी किया गया है कि इससे संबंधित जो भी ये संशोधन नहीं किया, लेकिन मूल जो बातें हैं, मूल ढांचा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन उसके कई निर्णयों से कुछ मूल ढांचे के बारे में पता चलता है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, न्यायिक पुनर्विलोकन, पंथ निरपेक्ष, शक्तियों का पृथक्करण। यानी देखिए कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उदाहरण देखे गए हैं समय समय पर जिससे संबंधित बातों को संविधान ने बनाया था और उसको उच्चतम न्यायालय के द्वारा मूल ढांचा माना गया। जैसे देखिए संविधान की सर्वोच्चता, यानी देखिए अपने देश में सर्वोच्च कानून संविधान को माना जाता है, तो ऐसा कोई संशोधन देश की सरकार नहीं कर सकती है कि संविधान की सर्वोच्चता को कम किया जाए, यानी संविधान से भी सर्वोच्च किसी को बना दिया जाए, ऐसा अलाउ नहीं होगा। दूसरी चीज देखिए संसदीय प्रणाली, यानी अपने देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो संसदीय रूप में, यानी देखिए जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलके हैं, तो उस प्रकार की व्यवस्था नहीं हटाई जाएगी। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था को देखिए संशोधन के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, यानी अगर किसी मामले में फैसला सुनाया गया है या उसमें न्यायालय को लगता है कि दोबारा उससे संबंधित सुनवाई की जा सकती है, तो ये चीजों को नहीं हटाया जाता। पंथ निरपेक्ष की जो भावना है, यानी विभिन्न धर्म के लोगों को जो छूट दी गई है, आजादी दी गई है, सरकार को किसी भी धर्म को प्रश्रय देने का, विशेषाधिकार देने का आजादी नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए शक्तियों का पृथक्करण, यानी देखिए विभिन्न प्रकार की जो प्राधिकारी हैं, विभिन्न प्रकार के जो कर्मचारी हैं, उनको जो जिस प्रकार की शक्ति दी गई है उनकी शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता। ठीक, अब देखिए मौलिक अधिकारों की स्थिति, यानी मौलिक अधिकारों में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है और क्या क्या किया। देखिए सबसे पहला जो संशोधन किया गया था मौलिक अधिकारों में 1951 में किया गया। इसमें देखिए जो संशोधन किया गया था वही अनुच्छेद 31 को संपत्ति के अधिकार से हटाने के लिए कहा गया था, यानी उसको सीमित कर दिया, हटा नहीं दिया गया था, उसके जो अधिकार थे उनको सीमित कर दिया। जिसे उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि हटबंदी, हदबंदी, है ना, चकबंदी, इस तरह के जो कानून बनाए गए थे सब इसी के तहत। उसके बाद देखिए शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला 1991। देखिए इसमें इस मामले में देखिए यह प्रश्न उठाया गया कि क्या संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता, अतः संसद संविधान में संशोधन कर सकती। ठीक है, तो उसमें कहा गया था कि जो संसद है वो संशोधन कर सकती है। ठीक है, आगे देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967। देखिए इस मामले में देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार को संविधान में सर्वोपरि स्थिति प्रदान की गई है, इसलिए संसद अनुच्छेद 368 द्वारा मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। देखिए कहा गया कि मौलिक अधिकार जो है सर्वोच्च है अपने देश में, संविधान में दिए गए अधिकारों में, तो इसलिए सरकार इसमें कोई संसद के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर देखिए उसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 किया गया। इसमें देखिए यह मामला जो देखिए गोलकनाथ बनाम भारत संघ के नाम पे है। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 13 एवं 368 में संशोधन करके संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर कर दिया गया और कहा गया कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है संशोधित करने का अधिकार हो।
देखिए कहा गया कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन करने के बाद सरकार मौलिक अधिकार और किसी भी प्रकार के संवैधानिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 आया था, जिसमें देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारिक लक्षण से छेड़छाड़ नहीं कर सकती, यानी बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं कर सकती। इस निर्णय में न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को स्पष्ट किया था। इसमें बताया गया कि अपने देश के संविधान में कौन कौन सी चीजें जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसको छोड़कर बाकी चीजों में संविधान संशोधन किया जा सकता। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में देखिए मामला आया। इसमें संविधान संशोधन के द्वारा देखिए कहा गया कि अनुच्छेद 368 में खंड 4 एवं खंड 5 जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार से किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। कहा गया कि संविधान के किसी विभाग में यदि संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है तो उसको किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ठीक, अब देखिए जो अगली थी वो थी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इसमें देखिए अनुच्छेद 368 खंड 4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि वह न्यायिक पुनर्विलोकन का विनाश करने का उद्देश्य से बना था। देखिए पहले सरकार सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है मूलभूत ढांचा है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या किया गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था को हटा दिया गया, यानी सरकार जो संशोधन करेगी उसमें किसी न्यायालय में क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। इसका मतलब ये गलत हुआ, तो उसी चीज को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यदि कोई संशोधन हो रहा है अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो न्यायालय के सामने क्वेश्चन किया जा सकता है, प्रश्न उठाया जा सकता है। देखिए इसीलिए देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन को संविधान का एक आधारभूत लक्षण माना गया। ठीक, तो ये सारी जो चीजें थी अपने देश के संविधान और मौलिक अधिकारों में संशोधन, उनकी स्थिति के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो ये जो आज की क्लास थी, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकारों के बारे में अपने देश के सभी लोगों को और खास करके आप जैसे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को तो जरूर पता होना चाहिए कि आपके मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा और आनंद लिया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हमारा अगला टॉपिक होगा राज्य के नीति निदेशक। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।